बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट से हुए धमाके ने चेन्नई में चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ऐसी सूचना है कि चेन्नई बंदरगाह पर करीब 700 टन विस्फोटक रसायन स्टोर है और यदि समय रहते इसको निपटाया नहीं गया तो यहाँ भी कोई हादसा हो सकता है। सूचना के मुताबिक केमिकल की इस खेप को साल 2015 में जब्त किया गया था और इसे शिवकाशी की एक फर्म ने मंगवाया था। आपको बता दें कि शिवकाशी में पटाखे बनाए जाने की कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं। हालांकि चेन्नई बंदरगाह के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि विस्फोटक का ढेर बंदरगाह में जमा है। पोर्ट के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि लगभग 36 कंटेनर, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 20 टन अमोनियम नाइट्रेट है, उन्हें काफी समय पहले शिफ्ट कर दिया गया है और अब वो सीमा शुल्क विभाग के नियंत्रण में है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रही मुंबई से अब एक राहत की खबर आई है। यहाँ कोरोना को मात देने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने देश की आर्थिक राजधानी में होम क्वारंटीन में 28%, तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में 62% की कमी आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी ने वार्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उन कोविड केयर सेंटर्स को बंद कर दें जहां 90% से ज्यादा बेड खाली पड़े हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर हर वार्ड में एक निश्चित संख्या में खाली बेड उपलब्ध होंगे। बीएमसी के मुताबिक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखने के लिए सैकड़ों खाली स्थानों को किराए पर लिया गया है, लेकिन अब झुग्गी बस्तियों में हो रही रिकवरी के साथ कोरोना केयर सेंटर्स पर भार कम हुआ है। बता दें कि बीएमसी के पास कोविड केयर सेंटर्स में कुल 72,656 बेड हैं, जिसमें से फिलहाल सिर्फ 6,065 ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के दादर की, जहां भारी बारिश के कारण एक इमारत का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में किसी के चोटिल होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पुरानी इमारतों के ढांचे कमजोर पड़ रहे हैं और उनकी दरारों में पानी जाने के कारण ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से हर साल कमजोर इमारतों की मार्किंग भी की जाती है, लेकिन कई मामलों में अलग अलग वजहों से लोग इन्हें खाली नहीं करते हैं और कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। मुंबई में लगातार जारी भारी बारिश और आंधी से हालात चिंताजनक हो गए हैं। बुधवार को जहां मुंबई में एक दिन में बारिश का 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया, वहीं मौसम विभाग ने गुरुवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई के अलावा ठाणे और पालघर में भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां जगह जगह फंसी पड़ी हैं। यहां तक कि ट्रेनें भी फंस गई हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बुधवार शाम को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वह बिना किसी जरूरी काम के अपने घरों से ना निकले। मुंबई में 6 जगहों पर दीवार और मकान गिरने का मामला भी सामने आया है, जबकि 141 स्थानों पर पेड़ गिरने की शिकायतें आई हैं। हालांकि कोई जनहानि होने की कोई खबर नहीं है। सीएसएमटी से कुर्ला और सीएसएमटी से वाशी के बीच हार्बर लाइन बंद कर दी गई है। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें से अकेले मुंबई में 5 और कोल्हापुर में 4 टीमें तैनात हैं। बारिश ने महानगरी मुंबई समेत आसपास के इलाकों का बुरा हाल कर दिया है। मुंबई में पानी का सैलाब सड़कों पर ऐसा नजर आ रहा है मानो सुनामी की लहरें शहर को अपनी चपेट में ले रही हों। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी बारिश अपना कहर बरपा रही है। ठाणे में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ठाणे के उपवन, झील, वंदना सिनेमा के आसपास हालात ज्यादा खराब हुए हैं। अलग अलग इलाकों में काफी पानी भर गया है। सड़कों पर बड़ी तादाद में गाड़ियां भी डूबती नजर आईं। मुंबई में मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ साथ हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया है।
राहुल गांधी ने चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि चीन के खिलाफ खड़े होने की बात तो भूल जाइए, भारत के प्रधानमंत्री के पास चीन का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। राहुल ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि चीन के हमारे क्षेत्र में होने की बात से इनकार करने और वेबसाइट से दस्तावेजों को हटाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में एक खबर भी शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि चीन के अतिक्रमण की बात कबूलने वाले दस्तावेज को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया गया है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर LAC पर चीनी अतिक्रमण शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। इसमें लिखा था कि मई महीने से चीन लगातार LAC पर अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है, लेकिन फिर बाद में रक्षा मंत्रालय ने इस दस्तावेज को अपनी वेबसाइट से हटा लिया। कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई अनौपचारिक बैठक में पाकिस्तान की एक बार फिर से फजीहत हुई है। परिषद में शामिल सभी देशों ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताया। साथ ही परिषद ने कहा कि यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिस पर समय और ध्यान दिया जाए। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने दी। उन्होंने कहा कि परिषद की बैठक में लगभग सभी देश इस बात पर सहमत दिखे कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। दूसरी तरफ भारत ने बुधवार को पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर ले जाने की नापाक हरकत को लेकर एक बार फिर लताड़ लगाई और आतंकवाद के मसले पर उसकी जमकर आलोचना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति भवन की तरफ से गुरुवार सुबह इसका ऐलान किया गया। बता दें कि बुधवार शाम को गिरीश चंद्र मुर्मू ने राज्य के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। GC मुर्मू ने इस्तीफा ऐसे दिन दिया जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने का ठीक 1 साल पूरा हो रहा था। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक मुर्मू को केंद्र में एक नया प्रभार सौंपा जा सकता है। गुजरात काडर के IAS अधिकारी मुर्मू को PM मोदी का करीबी माना जाता है। दूसरी तरफ मनोज सिन्हा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। हालांकि पिछली बार वे लोकसभा का चुनाव अपनी सीट गाजीपुर से हार गए थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। राम मंदिर भूमि पूजन पर देश में सियासत लगातार गर्म है। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की टिप्पणी में कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। विजयन के मुताबिक राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव के वक्त तक कांग्रेस का समान रुख रहा है। विजयन ने कांग्रेस पर आगे भी करारे हमले बोले। उन्होंने तंज कसा कि अयोध्या में किसने पूजा की अनुमति दी थी, वह कांग्रेस थी। किसने वहां मूर्ति रखने की अनुमति दी थी, वह कांग्रेस थी। कार सेवा की अनुमति किसने दी, वो भी कांग्रेस थी। केरल के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब विवादित ढांचे के विध्वंस की बात आती है तो उस समय भी केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। दरअसल राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लगातार ट्वीट किए और राम में अपनी आस्था जताई है। RBI ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.3% पर बरकरार है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ। रेपो रेट में RBI ने फरवरी से लेकर अब तक पहले ही 1.15% की कटौती करी है। रेपो रेट में कटौती नहीं होना यानी अब आम आदमी के बैंक लोन पर ब्याज दरों में और कटौती नहीं होगी। मतलब EMI या लोन की ब्याज दरों में कोई नई राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है और बैंक उस रेट के हिसाब से ही RBI को कर्ज चुकाते हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर शक्तिकांत दास बोले कि देश में कोविड-19 मामलों में कमी की बजाय बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद अभी कम ही है। सुशांत आत्महत्या मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया था।
और 14 जून तक रिया ने सुशांत से कोई संपर्क नहीं किया था। बता दें 14 जून को ही सुशांत का शव उनके बांद्रा वाले घर में पाया गया था। सुशांत के पिता ने पहले ही अपने बेटे को धोखा देने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पटना में रिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। सुशांत के परिवार ने रिया पर सुशांत को परिवार से दूर रखने का भी आरोप लगाया है।